वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ठीक, हमने कल भी इंट्रोडक्टिव मेथड ओवरव्यू बताया था एग्रीकल्चर का, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम कुछ आपको क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। तो आज की पाठशाला में ये कुछ क्रॉप्स और भी एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर से रेफरेंस में बेसिक मतलब क्रॉप को लेकर के, ठीक, वो बताएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस प्रकार से है कि आप जो भी जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसे जरूर करिए। इस तरीके से आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो रेफरेंस है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन को हमें समझना है। देखिए, जब हमने पहले स्टार्ट किया था तो हमने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? बढ़ावा देने के लिए और उसकी कल्टीवेशन को, उसकी क्रॉप को, उसकी फसल को, नस्ल को सुधारने के लिए बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में वर्क किया जाता है। और इसके अंतर्गत कई ऑर्गेनाइजेशन आज के प्रेजेंट वर्तमान समय में क्या है, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मानव की सबसे प्रमुख जो आवश्यकता है भोजन है। ठीक है, और ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फसलों से प्राप्त होता है। तो भोज्य पदार्थ उत्पादन में वृद्धि हेतु जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये बात समझ में आती है, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, बहुत इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात दी गई है और इसमें क्रॉप का काफी ज्यादा वर्णन है, इसलिए मैंने आपको ये फिर से समझाने का प्रयास जारी है मेरा। देखिए, सबसे पहले है कि पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। देखिए कैसे क्या होता है। पुनर्संयोजित एवं पूंजीकृत डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करके पादप की कई लाभदायक जातियों में वृद्धि, जैसे कि जितने हार्मोन्स हो गए, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन के संश्लेषण की दर में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, उसकी दर को बढ़ाया जाता है। तो कैसे करते? पादप जीन में क्या कर देते हैं? प्रारूप में उसमें परिवर्तन कर देते हैं, और उस परिवर्तन को क्या कर देते हैं? जब इसमें प्रविष्ट करते हैं पादपों के जीन में, तो इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और भी जितने हार्मोन्स होते हैं उनके संश्लेषण दर में वृद्धि होती है। जब इनके संश्लेषण दर में वृद्धि होती है तो पादप क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इस प्रकार देखिए क्या क्या होता है। टमाटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, मटर आदि की उत्कृष्ट प्रजातियों का, उत्कृष्ट फसलों का विकास किया जा रहा है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। तो जितने भी खाद्य में मेन कौन सा? तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, मटर, इन सब की नस्लों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। कैसे? जीन प्रारूप में परिवर्तन करके। अब देखिए आगे, पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। देखिए कैसे क्या करते हैं। तो उच्च प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा, ठीक, पादपों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जिनमें मिट्टी की लवणता या सैलिनिटी, सूखे, कीटे, विषाणुओं के संक्रमण आदि को सहने या टॉलरेट या इनके प्रतिरोध करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे कि क्रॉप कल्टीवेशन बढ़ा है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ये कैसे संभव हो पाया? जीन अभियांत्रिकी के द्वारा। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए, पादप में नाइट्रोजन अनुबंधन। देखिए, पादप में जब नाइट्रोजन अनुबंधन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने सारे मतलब जितने भी प्लांट्स उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट जब होता है तो क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, किसके? कल्टीवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लांट के। तो वो चीजें क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं और कल्चर बढ़ता है। देखिए, पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा, यानी किसे क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता वाले जीवाणुओं का क्या किया जाता है? अभी देखिए, मैंने यही बात बताई। कल्चर करके इन्हें नॉन लेग्यूमिनस पादपों में प्रविष्ट किया जाता है,
है और जिससे क्या होता है कि इनमें कल्टीवेशन क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये कैसे होता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस पादपों में क्या करते हैं, डीएनए को प्रविष्ट किया जाता है, डीएनए को प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में प्रविष्ट किया जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ज्यादा हो जाता है और इसमें कल्टीवेशन क्या हो जाता है, अच्छी तरीके से होने लगता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लगा कि मुझे समझाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बीटी क्रॉप्स की बात करें, कल मैंने फिर से बीटी क्रॉप्स के बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा बीटी क्रॉप्स का बढ़ावा दिया गया है और उसकी सहायता से कई फसलों को बढ़ावा दिया गया। आज इसका कल्टीवेशन काफी अच्छा है भारत में। देखिए ऐसी फसलें जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित की जाती हैं, जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप जातियां पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। इसे बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस बीटी जीवाणुओं से निर्मित होता है, ठीक। बीटी जीव विष को जीन जीवाणुओं से निकालकर पौधों में स्थानांतरित किया जाता है और इससे पौधों में किसके प्रति, कीटनाशक के प्रति प्रतिविष बनने लगता है और कीटनाशक पीड़कनाशक की आवश्यकता नहीं रहती और इस प्रकार फसलों को बीटी क्रॉप कहते हैं, इस प्रकार फसलों को बीटी क्रॉप कहते हैं, ठीक। तो जितने ये पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं या इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये इनको मतलब नेचुरली तरीके से अब बीटी क्रॉप्स बनाई गई हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है, ऐसे प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक। इनको मारने के लिए ऐसे जीन डेवलप किए जा रहे हैं जो नेचुरली इनको मतलब मार सके, ठीक है। तो पहले से इनमें रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, ठीक। तो जैसे अब देखिए कौन कौन सी फसल, जैसे बीटी कपास तो बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है। बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन और बीटी तंबाकू, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बीटी तंबाकू का निर्माण सबसे पहले किया गया था, आप ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटी कपास, बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस। देखिए बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस की अगर हम बात करें तो ये एक जीवाणु ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है जिनमें अनेक प्रकार के कीट, तंबाकू के कीट, सैनिक कीट, भृंग कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। बीटी कपास की क्षमता है, ठीक। बैसिलस जीवाणुओं से बना जीव विष कीटनाशक होता है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो बैसिलस जीवाणुओं से बना हुआ जो जीव विष होता है वो काफी कीटनाशक होता है, ठीक। इसके रेफरेंस में बीटी कॉटन के रेफरेंस में, लेकिन जीवाणुओं में ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन जीवाणु को ये नहीं मार सकता और कीट में पहुंचते ही ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। ये क्यों डेवलप किया गया, ये इसलिए डेवलप किया कि बहुत सारी जितनी क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स पर क्या करते हैं, इंसेक्ट आकर के बैठ जाते हैं, ठीक पे। तो उससे क्या होता है, इन जो क्रॉप होती है ज्यादातर खराब हो जाती है, रूइंड हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए एक हमें क्या पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी और वैज्ञानिकों ने इसमें काम किया। इसे पर्टिकुलर एक बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस नामक जीवाणुओं से बनाया गया, इसलिए इसे बीटी नाम दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जीव विष को बनाने वाले जीवाणुओं में जीन को पृथक करके फसलों में क्या किया गया, समाविष्ट किया गया। अभी हमने बताया कि जीन में क्या किया जाता है, बीटी यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस को क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं और फसलों में इसे प्रविष्ट कराया जाता है। इस प्रकार बीटी कपास नामक पौधे का निर्माण किया गया। इसी तरीके से सब में होता है, ठीक है, बीटी सोयाबीन, बीटी आलू, बीटी टमाटर, ठीक, बीटी तंबाकू, ठीक, और इसी प्रकार कपास में भी होता है, ठीक। बीटी कपास पर, ठीक है, बॉलवर्म्स कमी का प्रभाव नहीं होता है और उत्पादन क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, ठीक। बहुत सारे देखिए स्पेसिफिक जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ न कोई वर्म है, कोई कीड़े हैं, उनका क्या होता है, प्रभाव होता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि बीटी कपास पर बॉलवर्म कृमि का प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बीटी इसमें क्या है, अब रेजिस्टेंस के तरीके काम कर रहा है तो इसका उत्पादन बढ़ जाता है। जीव विष को बनाने वाले जीन को
क्राई कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्राई जीन कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती हैं, ये कई प्रकार की होती है। अलग अलग क्राई जीन्स मतलब अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग प्रकार की क्राई जीन होती है। तो इस प्रकार से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की पाठशाला समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला, then subscribe, like and share to other. Thanks to watch my पाठशाला।